बच्चों, आज हम आपको बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति के दोहे की व्याख्या बताएंगे। इसके पहले हमने आपको जो इन्होंने भक्ति के दोहे लिखे थे उसकी व्याख्या बता दी है। आज हम आपको नीति परक दोहे की व्याख्या बताएंगे। पहला है, दुस्सह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु अधिक अंधेरो जगत करत मिली मावस रवि चंदु। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी ने दो राजाओं के राज्य को जनता के लिए दुख का कारण बताया कि जिस राज्य में दो राजा होंगे तो उसमें कि वहाँ की जो जनता होगी वह कितनी दुखी होगी उसके बारे में यहाँ पर बिहारी लाल जी बताते हैं और कहते हैं कि दो राजाओं के राज्य में प्रजा में दुख और झगड़े नहीं बढ़ेंगे, अर्थात अवश्य ही बढ़ेंगे कि अगर दो राजाओं का राज्य है तो वहाँ पर जो प्रजा है उसका जो दुख है, जो झगड़े हैं वो अवश्य ही बढ़ेंगे। जैसे अमावस को सूर्य और चंद्रमा संसार में सूर्य ग्रहण के द्वारा अत्यधिक अंधकार कर देते हैं। जैसे कि जो सूर्य और चंद्रमा होता है वह सबसे अधिक इस संसार को उजाला देता है, मतलब प्रकाश देता है, तो वही जब आमने सामने आ जाते हैं तो पूरे संसार में अंधकार छा जाता है। उसी तरह जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य होगा वहाँ की जो प्रजा है वो हमेशा दुखी ही रहेगी। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें प्रस्तुत दोहे में मध्यकालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था और प्रजा द्वारा उठाए जाने वालों जो कष्ट हैं उसके बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत। अगला है, बसे बुराई जसु तन ताही को सन्मानु भलो भलो कहे छोड़िए खोटे ग्रह जपु दानु। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुष्ट लोगों का लोग इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उसमें दूसरों का अहित करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, लोग इसीलिए उनका सम्मान करते हैं क्योंकि अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ कुछ अहित भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से शुभ ग्रहों को अच्छा बताकर छोड़ दिया जाता है, उनकी कोई पूजा नहीं करता, किंतु जो क्रूर ग्रह होते हैं जैसे राहु और केतु के दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए लोग पूजा पाठ कराते हैं और दान देते हैं, उसी प्रकार जिसमें बुराई और दुष्टता रहती है लोग उसका भयवश सम्मान करते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छा ग्रह है तो हम कभी उसकी पूजा नहीं करते, हम उसके लिए कोई उपाय नहीं करते, लेकिन जब बुरे ग्रह चलते हैं जैसे राहु केतु शनि, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारी पूजा कराते हैं, दान देते हैं। उसी समान जैसे कि बुरे लोग होते हैं तो भय के कारण, डर के कारण हम उनका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इस दोहे में कवि ने संसार के इस कटु यथार्थ का चित्रण किया है कि लोग भयवश दुष्ट लोगों का सम्मान करते हैं। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत। अगला है, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई जेतो नीचो है चले ते तो ऊंचे होई। तो इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि व्यक्ति जितना विनम्र बनकर रहता है वह उतनी ही उन्नति करता है। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य एवं नल के पानी की एक जैसी स्थिति है। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य की और जो नल का पानी होता है उसकी स्थिति एक समान बताई है। ये दोनों जितने नीचे होकर चलते हैं
उतने ही ऊंचे होते जाते हैं। मनुष्य जितना विनम्र होगा उतनी ही उन्नति करेगा, और पानी जितना दबाव से अर्थात जितने नीचे से आएगा वह उतनी ही ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। इस बात को कवि ने दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत। अगला है बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु ना फिरे घटे, बरु समील कुम्हलाई। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मन पर धन के प्रभाव को दिखाया है कि हमारे मन पर जो हमारे पास धन होता है उसका कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य के पास संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मनुष्य रूपी जो मन होता है उसका कमल भी बढ़ जाता है, किंतु जब संपत्ति रूप नष्ट हो जाती है तो वह जल के समान घटता रहता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य के पास जब संपत्ति होती है तो उसकी जो मन की उदारता होती है वह बढ़ जाती है, और जब संपत्ति नष्ट हो जाती है तो जो मन की उदारता होती है वह भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित रखना चाहिए, अन्यथा धन ना रहने पर मन को बहुत कष्ट होता है। यहाँ पर भी भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत और गुण है प्रसाद। अगला है जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, राज रजासु ना छुवैया तो नेह चिकने नित। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मित्रता के बीच में कभी अहंकार को नहीं आने देना चाहिए। जैसे यदि लोग यह चाहते हैं कि उनकी जो मित्रता है उसमें हमेशा प्रेम का संबंध रहे, उसमें कभी भी मलिन या वह कम ना हो, तो मित्र के मन में द्वेष भाव ना आए, तो इसके लिए आपको हमेशा अपने मन को चिकने तेल के समान रखना चाहिए। इसमें अहंकार की धूल नहीं पड़नी चाहिए। यदि हमें अपने मित्रता के संबंध हमेशा प्रेम भरे रखने होते हैं तो उसमें अहंकार रूपी धूल नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें मित्रता में अहंकार भाव नहीं आना चाहिए, और चित्त में निर्मलता बनाए रखने के लिए प्रेम रूपी तेल एवं धन रूपी धूल को की जो प्रवृत्ति मूलक उपमा दी गई है उसमें कवि ने कलात्मक एवं प्रभाव उत्पादक पक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ पर भी भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत। अगला है बुरे बुराई जो तजे, तो जितु खरो डरतु, जो निलंकु मयंक लखी, गने लोग उत्पातु। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़कर सज्जन बनने की चेष्टा करते हैं, उनसे भी उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली अमंगल की आशंका होती है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई बुरा व्यक्ति अचानक से अच्छा बन जाए, सज्जन हो जाए, तो इसमें भी वह व्यक्ति कुछ अमंगल करेगा, ऐसी आशंका बनी रहती है। बिहारी लाल जी कहते हैं यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई और दुष्टता का स्वभाव त्याग कर मन उसी प्रकार त्याग देता है तो मन उसी प्रकार डरता है जैसे कलंक रहित चंद्रमा को देखकर लोग किसी अमंगल की होने की आशंका करते हैं। जैसे कि जब कोई बुरा व्यक्ति अचानक से अच्छा बन जाता है तो लोग उसी प्रकार अमंगल बताते हैं कि जैसे अगर चंद्रमा में, अगर आप लोगों ने चंद्रमा देखा होगा तो उसमें थोड़ी सी कालापन रहता है, तो अगर वह हट जाए तो लोग कहेंगे कि कुछ अमंगल होने वाला है। उसी तरह जब बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ देता है तो ज़रूर ही कुछ बुरा होने वाला या कुछ वो बुरा करने वाला होता है। तो यहाँ पर
इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत और गुण है प्रसाद, अलंकार है अनुप्रास। अगला है स्वार्थु स्वीकृत न श्रमवृत्ति, देखी विहग बिचारी, बाज पराया पनी परी, तू पछितो न मारी। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी ने अतिशयोक्ति के माध्यम से आश्रयदाता राजा जयसिंह को मुग़ल शासकों के कहने पर जो उन्होंने हिंदू राजाओं को मारने की सलाह दी, तो इसी बात को इन्होंने दो पक्ष में प्रस्तुत किया है। तो पहला इन्होंने पक्षी परक सामान्य अर्थ दिया है और कहते हैं कि हे बाज, तू अपने हृदय में अच्छी प्रकार से सोच ले। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जब हम किसी दूसरे की बात सुनकर अपने साथ गलत करते हैं या अपने लोगों के साथ गलत करते हैं तो क्या होता है, उसी के बारे में यहाँ पर बिहारी लाल जी बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने उदाहरण एक पक्षी के रूप में दिया है कि जैसे एक बाज पक्षी होता है, तो उससे कह रहे हैं कि तू अपने हृदय में अच्छी प्रकार से सोच विचार करके देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जाति के जिन पक्षियों को मारता है उसमें ना तो तेरा कोई स्वार्थ है, ना ही तेरा कोई भला होने वाला है। तुझे एक भी पक्षी खाने को नहीं मिलता, सभी तेरे मालिक के हाथ लगता है और ना ही यह कोई पुण्य का कार्य है, मतलब किसी को मारना या कोई पुण्य का कार्य नहीं है। इसमें तेरा परिश्रम भी व्यर्थ जाता है, अतः दूसरे के हाथ में पड़कर तू इन पक्षियों को मत मार। कि मतलब तू दूसरे की बात, पक्षी को कह रहे हैं कि तुम शिकारी की बात सुनकर अपनी ही जाति के पक्षी को मार रहे हो और इसमें तुम्हारा ना तो कोई भला होने वाला है, ना यह कोई पुण्य का कार्य है और तुम्हारा यह जो परिश्रम है वह भी बिल्कुल व्यर्थ है। तो इसलिए अपने हृदय में अच्छी प्रकार से सोच लो कि यह जो तुम कर रहे हो वह सही है या फिर गलत। इसके अलावा इन्होंने अतिशयोक्ति परक अर्थ में एक राजा होते हैं जयसिंह, उनका उदाहरण प्रस्तुत किया है और कहते हैं कि हे राजा जयसिंह, तू अपना विचार अच्छी तरह से सोच ले कि तू मुस्लिम शासकों के हाथ में पड़कर अपने पक्ष के हिंदू राजाओं को मार रहा है। इसमें ना तो तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होता है और ना ही यह कोई पुण्य का कार्य है। तेरा यह जो परिश्रम है वह भी बिल्कुल व्यर्थ है। क्या यह उचित है जो तुम कर रहे हो? मुग़ल शासकों के, मतलब जो मुस्लिम राजा है उनके साथ मिलकर हिंदू राजाओं को जो मार रहे हो, क्या यह सही है? अतः पराए हाथ में पड़कर तू इन हिंदू राजाओं को मारना बंद कर दे। तो दूसरों की बात सुनकर तुम अपने लिए जो हानि कर रहे हो उसको करना बंद कर दो। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि राजा जयसिंह ने मुग़ल शासकों के कहने पर अनेक हिंदू राजाओं को मारा था, अतः अपने आश्रयदाताओं की आंखें खोलने के लिए एक कवि का दायित्व बनता है कि अपने राजा को समझाए। इसके अलावा यहाँ पर भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत, गुण है प्रसाद और अलंकार है अतिशयोक्ति, श्लेष एवं अनुप्रास। तो बच्चों, ये हो गया बिहारी लाल जी का नीति परक दोहे की व्याख्या हमने बता दी है। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में सबसे पहले आप देखिए कि इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो ये आपके बहुत ही अति लघु शॉर्ट वाले क्वेश्चन आंसर हैं, इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। 1 से 9 तक के क्वेश्चन हैं, आप अपने से क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, प्रश्नोत्तर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते तो आप मुझे पूछ लीजिए। इसके अलावा विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपको बिहारी लाल का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं, तो आपको इसमें बिहारी लाल का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखनी है। तो ये हो गया बिहारी लाल के प्रश्नोत्तर भी हमने बता दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।